नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज से हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए एक अहम रोल निभाता है। दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रेलवे एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम की या फिर दोस्तों किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। छोटी क्लास हुआ करेगी, इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक्स जीके को भी कवर अप करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सके। क्योंकि रेलवे के और जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आजकल स्टैटिक्स जीके काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और ये स्टैटिक्स जीके दोस्तों करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि RBI जो भारत की केंद्रीय बैंक है, ठीक है, इसे ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए, RBI के हाल ही में नए 26वें गवर्नर बने हैं। इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, तो आपको बताना है संजय मल्होत्रा। दोस्तों, रेलवे के जो अभी RPF के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें उस व्यक्ति की नियुक्ति की डेट भी पूछ ली जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि RBI के जो 26वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा, तो यह किस दिन नियुक्त हुए, तो आपको बताना है 11 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इनसे पहले शक्तिकांत दास 25वें RBI के गवर्नर रहे हैं। अब देखिए, RBI की हम बात कर लें तो ये हमारी केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा की गई थी और ये एक्ट था RBI एक्ट, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। RBI के जो पहले गवर्नर बने थे तो वह दोस्तों एक अंग्रेज थे जिसका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और जब 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में था, क्योंकि अंग्रेजों का जो एक मेन अड्डा था जहां पर ये सारे अपने ऑफिस रखा करते थे तो वह दोस्तों कोलकाता शहर था। ये अच्छे से डेवलप्ड हो चुका था अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है, बाद में दोस्तों 1937 में इसका मुख्यालय आपका मुंबई ट्रांसफ़र किया गया था, इसलिए हम भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात दोस्तों हमने RBI की। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है सर CD देशमुख। ठीक है, सर CD देशमुख ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे RBI के। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि RBI के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो आपको बताना है वेनेगल रामाराव। ठीक है, यह 1949 से लेकर 56 तक RBI के गवर्नर रहे थे। इसी प्रकार सबसे छोटा जो कार्यकाल आता है RBI के गवर्नर के रूप में तो वह दोस्तों अमिताभ घोष का आता है। इनका कुल 20 दिन का कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको RBI को लेकर याद रखनी है। हमने देखिए ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं।
तो इसी प्रकार दोस्तों आपको डेली की क्लास में देखने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपके डेली की क्लास में होंगे हम उसे पूरा अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस 2024 में यूनेस्को की 46वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इस बैठक के दौरान ही इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में यूनेस्को में शामिल जो भारतीय धरोहर हैं तो उनकी संख्या है 43। ठीक है, और 2024 में 43वां जो आपका स्थल था तो वह है चराई देव मोई दाम। ठीक है, देखिए चराई देव मोईदम ये एक कब्रिस्तान है जो कि असम में स्थित है। देखिए असम में एक ओहम राजवंश था जिसके शाही कब्रिस्तान हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसी रूप में भारत में अब 43 स्थल हो चुके हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम जो हैं तो आपको याद रखना है कि विष्णुदेव साई, विष्णुदेव साई ये दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी दोस्तों रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है, और भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क भी दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। जब दोस्तों आप किसी भी करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो साथ में आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन याद नहीं है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसे नोट जरूर करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय दोस्तों स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 24 दिसंबर को। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह अब स्थित है, तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे हमने दोस्तों ऊपर देखा था कि जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क था छत्तीसगढ़ का, उसे भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। उसी प्रकार दोस्तों मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और ये दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई ने किस कंपनी को पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैल्यूटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है,
इसे दोस्तों दोबारा एडा के द्वारा पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। देखिए बात आई यहाँ पर एडाई की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य दोस्तों जितनी भी भारत में इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सभी को संचालित करना होता है। मतलब जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन पर कंट्रोल दोस्तों एडा का होता है। इसकी स्थापना 1999 के एक्ट के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय ने अश्वनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई? तो ये की गई है दोस्तों युवा लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि पीएम युवा 3.0 योजना किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों युवा लेखकों से संबंधित है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितना विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है? तो ये क्या है दोस्तों 143 मिलियन डॉलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसरो की बात आई तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो उनका नाम है बी नारायण। ठीक है, बी नारायण ये दोस्तों इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम महानिदेशक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा दोस्तों मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं तो वह दोस्तों चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। ठीक है, देखिए 3 पार्टियां थी, एक दोस्तों आपकी नीतीश कुमार की और एक चंद्रबाबू नायडू और एक भाजपा। इन तीनों पार्टियों को द्वारा दोस्तों गठबंधन किया गया था और तभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है या फिर हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, तो इन 3 पार्टियों से ही मिलकर बनी है, जो कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। छोटी पार्टियां भी दोस्तों शामिल हैं, पर ये 3 बड़ी पार्टियां थीं जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है? तो ये की है दोस्तों गोवा ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। गोवा की बात करें तो गोवा के जो वर्तमान दोस्तों मुख्यमंत्री हैं तो वह प्रमोद सावंत हैं। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? तो ये क्या है गूगल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। गूगल दोस्तों एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा एक कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 को लॉन्च किया गया। गूगल की बात कर ले हम तो गूगल की स्थापना जो की गई थी या फिर
इसे जो स्थापित किया गया 1998 में किया गया था अमेरिका के द्वारा। इसके जो संस्थापक आते हैं तो वह दोस्तों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन आते हैं। वर्तमान में दोस्तों गूगल के जो सीईओ हैं तो वह सुंदर पिचई हैं, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के ही हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन बी, चीन ने। चीन के द्वारा मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न रहेगा, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। ऑप्शन सी राइट रहेगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों ऋषभ पंत को, ठीक है। ऋषभ पंत ये दोस्तों एक भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्हें लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आज हमने 19 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन को एस्टेप फैक्ट के साथ कवर किया है, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन बनते हैं तो वह भी हमने कवर अप किए हैं, ठीक है। आज का आपको होमवर्क रहेगा कि किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मनमित मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी दोस्तों आपको पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारी उस प्रैक्टिस सेट सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। देखिए हमारा जो उद्देश्य है डेली करंट अफेयर शुरू करने का तो वह है आपका पुलिस में अच्छे से करंट अफेयर्स को हैंडल करने का है, ठीक है। और जितने भी दोस्तों एग्जाम होते हैं भारत में जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उसमें भी दोस्तों आपको पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सिर्फ दोस्तों 15 या 20 मिनट की ही ये क्लास हुआ करेगी। आप इसे फास्ट मोड में भी देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम होगा। सुबह को दोस्तों आपको क्लास मिल जाएगी। सुबह टाइम रहेगा 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे आपको ये डेली क्लास मिल जाएगी। आप सुबह सुबह अपनी इस क्लास को जरूर देख लीजिए करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।